नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री मॉक टेस्ट 4 है। हम लोग जो बच्चों लोग से जो हम लोग टेस्ट लिए थे उसका जो है डिस्कशन इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। तो आपको डिस्कशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन की घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कम से कम पुराइए। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तब जल्द से तुरंत ही हो जाएगा। आप लोग अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फुल डिस्कशन हम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सर्वाधिक बार नाम प्रयोग किया गया है। मतलब निम्न ऑप्शन में किसका नाम ऋग्वेद में सर्वाधिक बार लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ऋग्वेद में पिता का सर्वाधिक बार नाम लिया गया है इस ऑप्शन के अनुसार। जैसे जन का 275 बार, गाय का 176 बार, पिता 335 बार, इंद्र 250 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? पिता 335 बार। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया और इसको आग लगाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। इसे मरम्मत करने का काम पाल शासक धर्मपाल ने किए थे और इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता था। समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, जिसने अपने उसके सिक्के में बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त ने जारी किया। गुप्त शासक कहेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। वो सोना का सिक्का दिनार हुआ करता था। तो इसका तो 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक इसी को कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त मूल नाम है, इसके द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक प्रशासनिक पुस्तक है। इसमें जो है तीर्थ 18 है, प्रकरण 180 है, अधिकरण 15 की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, सलाहकार एवं गुरु थे। कमायनी आंसू लहर पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में पैसा शिव और नंदीप का चित्रयुक्त चला था। जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखा। जीरो का विचार दिया आर्यभट्ट। चलिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जातक जो है बौद्ध धर्म से पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिसमें 200 कहानी जातक का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक जातक का 200 कहानी। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। 12 अंग, उसके बाद 14 पूर्व, कल्प सूत्र, ये सब जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। भगवती सूत्र, ये सब जैन, अचरांग सूत्र, सब जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म का उपदेश किस दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में भगवान में बुद्ध ने दिया, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में दिया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में। उस समय वह जनपद मल्ल महाजनपद पड़ता था। मृत्यु में बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, फल्गु नदी के तट पर, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, और बौद्ध धर्म से संबोधि कहा गया। 6 नंबर है, रज्मनामा फारसी अनुवादित नाम है किसका? तो महाभारत का। 6 का सी हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवादित नाम है रज्मनामा। रज्मनामा जो है इसका फारसी में अनुवाद महाभारत का किया। महाभारत पुस्तक लिखा वेद व्यास ने। महाभारत सीरियल आया, बी.आर. चोपड़ा महाभारत सीरियल के डायरेक्टर थे, बी.आर. चोपड़ा। और महाभारत
में श्लोक 1,00,000 हैं। जब लिखा गया 8,800 श्लोक था। उस समय से महाभारत को उस समय जय संहिता कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। फारसी अनुवादी रजनामा जो इसका किया जैनुल आबेदीन ने किया था। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखा? किताब उल हिंद और तहकीक हिंद पुस्तक जो है अल-बुरनी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत की यात्रा पर आया था, जिसने तहकीक हिंद किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की थी। भारत की खोज पुस्तक लिखा था अरबी भाषा में। अल-बुरनी का मूल नाम अबू रेहान था। फिरदौसी, उत्तमी, फारूकी, अल-बुरनी से मोहम्मद गजनबी के साथ भारत की यात्रा पर आए थे। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में भारत की यात्रा पाया था और 1342 उसे चीन अपना राजदूत बनाकर भेज दिया। दारा सिको शाहजहाँ का 12 बेटा और विद्वान था, जिसने उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर अकबर नाम से किया था। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर जो इंडोनेशिया में है, जो दुनिया की सबसे अधिक आबादी इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी है। और बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है चीन में है, जो 153 मीटर है। दूसरा प्रतिमा तो भारत में है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा, ऑप्शन ए, पाली थी। और गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा पाली थी और महावीर की संवादों की भाषा प्राकृत थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। राम बोला तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, राम बोला। काव्य मीमांसा राजशेखर देखा मुद्रा रक्षक पुस्तक विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखा गया। हर्षचरित कारनावरी पर्वतीय बंदर और चंडिका शतक यह बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया। महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखा गया। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु सियारम, मेघदूतम, कुमार शंभम, वक्रुमवर्तिया, ये सब कालिदास द्वारा लिखा गया। अगर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो निलंबो न्यूसीफेरा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर राष्ट्रीय पक्षी कब बना? 26 जनवरी 1963 को। मोर संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु 1972 में मान्यता मिला। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। वर्तमान में भारत में बाघ 3167 है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। मार्च का जो था लगभग हम रिवीजन कर दिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के तट पर, जिसको निरंजना नदी कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म से संबोधि कहा गया। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भास्कर की लीलावती किस विषय पर मानक मूल है? तो गणित पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित पर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन डी मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान से मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो मृत्यु, वहाँ बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो पहला सम्मेलन राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो इसका हो जाएगा पहला राजगिरी, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। वेद को संकलित वेद व्यास ने किया। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर ने कहा। हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। 19 में है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना?
तो 1912 में बना। घोषणा 1911 में किया गया। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता 1774 बनी। कलकत्ता से दिल्ली घोषणा 1911 में हुआ। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली 1931 में बनी। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। डॉल्फिन जलीय जीव डॉल्फिन घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को, जबकि हाथी को विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को, और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध आधारित है, उसको 22 मार्च 1957 को मान्यता मिला। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आवेदीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर, अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था शिलालेख। खोजा 1837 में, खोजा टी फेनथेलर ने 1750 में। आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया था। आगे है, इनमें से कौन रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षचरित जो है रचना बाण भट्ट की है। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती, परिणय, चांडिका शतक सब बाण भट्ट की रचना है। और हर्षवर्धन की रचना नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फल आम है। भारत कहेगा देश में अगर कहा डॉक्टर पौधा कहते तुलसी पहला, दूसरा नीम। आगे है, रुद्रनारायण प्रथम से संबंधित अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रनारायण प्रथम के समय में लिखा गया था। और इसी में सुदर्शन झील के बारे में दिया गया है। सुदर्शन झील किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिम्मेवारी पुष्पगुप्त वैश्य को दिया था जिम्मेवारी। और सुदर्शन झील का बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। आगे है 26 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाए, कनिष्क के समय में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया, जिसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, जिसे भारत और फारस के संबंध के वाणिज्यिक व्यापार के बारे में दिया गया। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी लिखा, इंडियन ज्योग्राफी टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा, सॉरी राजा मोहन, गड़बड़ कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने होगा। एक मिनट, सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम, सॉरी सही तो है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाए, ठीक ही तो है। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। धारा 17 के तहत समाप्त कर दिया गया था। और आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 में किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है क्या कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम आया था। हिंदू विधवा पूर्ण अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में यह पारित किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन कहते हैं कि यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख कौन करता है, इसके बारे में कह रहा है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता है। अब इसके बारे में अगर कहेंगे तो बता आप सकते हैं
यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चारों वेद का अलग अलग ज्ञाता है, पाठक है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा हो गए, यजुर्वेद का अथर्वयु हो गया, सामवेद का उद्गाता हो गया, अथर्ववेद का ब्रह्मा जी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सी चीनी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो चीनी बौद्ध यात्री था, जिसने फू क्यों की पुस्तक की रचना की, जिसमें गुप्त काल में खरीद बिक्री के लिए कौरी के सिक्के का प्रयोग का वर्णन किया है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, जिसने कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तक की रचना की। हुएनसांग भी एक चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये चीनी बौद्ध धर्म को मानता था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। उस समय वहाँ का शीलाधिपति शीलभद्र थे। आगे है 31 नंबर। तोते हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटियाली में। पटियाली यूपी के एटा नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। यूपी के एटा में पटियाली जगह है, और यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और इसने सितार, तबला, इस सब का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। यह तोते हिंद कहा जाता है, भारत का तोता भी इसे कहा जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, मास्की में लिखा हुआ है, गुर्जरा में है, नैटूर में है, उदय गोलन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मास्की का प्रमाण तेलंगाना कर्नाटक से मिला है, उदय गोलन नैटूर कर्नाटक से मिला है, जबकि गुर्जरा का मध्य प्रदेश से मिला। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर से पाए गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। किताबुल रहला पुस्तक की रचना किसने की? तो किताबुल रहला पुस्तक जो है, यह जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, जो मोरक्को यात्री था, जो अफ्रीका महादेश में मोरक्को देश पड़ता है। 1333 में एमबीटी के दरबार में आया, उसे काजी बनाया। बाद में 1342 में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। तहकीक हिंद किताबुल हिंद अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया। अलबुर्नी का बचपन का नाम अबू रेहान था। तारानाथ एक तिब्बती लिखक था, जिसने कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तक की रचना की। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में भारत की यात्रा पे आए थे? तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में भारत की यात्रा पे आए थे? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। 35 का भी हो जाएगा। कब? 1333 में आया। 1342 में जो है उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना किया था। मोहम्मद गजनवी के दौरान अलबुर्नी आया था, जिसने तहकीक हिंद किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिसने बुद्ध चरितम पुस्तक बुद्ध चरितम तो अश्वघोष की पुस्तक, बाणभट्ट की पुस्तक है। हर्षचरित, कादम्बरी, प्रवृत्ति पर और चांडिका शतक बाणभट्ट की रचना है, जबकि हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली नागानंदम प्रियदर्शिका। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में चीनी यात्री नहीं है। हर्षवर्धन भारतीय यात्री हैं, फाहियान और हुएनसांग चीनी यात्री था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेगास्थनी द्वारा लिखा गया, तो इनमें से कोई नहीं। मेगास्थनी द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। जियोग्राफी एस्ट्रोबो ने लिखा, सीओ की हुएनसांग ने लिखा, फोक्यो की फाहियान ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? ऑप्शन सी पिलनी के द्वारा लिखा गया। इंडियन ज्योग्राफी टॉलमी के द्वारा लिखा गया। ज्योग्राफी एस्ट्रोबो के द्वारा लिखा गया। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी यात्री डायमेकस किसके राज दरबार में भारत की यात्रा पर आए थे? यूनानी यात्री डायमेकस जो है किसके राज दरबार में भारत की यात्रा पर आए थे? डायमेकस जो है यूनानी बिंदुसार के दरबार में आए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अगर कहा जाए तो बहुत सारे शासक रहते थे, जैसे आर्यभट्ट रहते थे, कालिदास रहा करते थे, बारामही रहा करते थे, ये धनवंतरी भी रहा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोना का सिक्का जो है कुषाणों ने जारी किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुषाण में शासक कहेंगे भीमकड़फिसस। भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त ने जारी किया, शासक में कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया हिंद यूनानी शासक
शासक का नाम डेमेट्रियस प्रथम, सिक्का का नाम ड्रम था। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क जानते हैं दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन जिसमें 8 सदस्य हैं। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय में भी कन्फ्यूजन हो रहा है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में होना चाहिए। पहला बैठक ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना उन्हें 7 या 8 दिसंबर 1985 को। सार्क में 8 सदस्य। भावी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया, तो चीन नहीं होगा। 41 का डी। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। सार्क का प्रथम बैठक ढाका में हुआ था। सार्क का मुख्यालय अभी तो हमको ध्यान में आ रहा है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू होना चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का पहला बैठक ढाका में हुआ था और सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया। इसका आंसर 41 का डी हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर, सबसे पहले चांदी का जलाली सिक्का होना चाहिए। चांदी लिखा गया। सबसे पहले चांदी का जलाली सिक्का किसने जारी किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने जारी किया। यह कहेगा कि सबसे पहले सियाराम सिक्का, सीताराम का चित्रयुक्त सिक्का जारी किया अकबर ने। सबसे पहले रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी ने जारी किया। सबसे पहले आना का सिक्का शाहजहां ने जारी किया। सबसे पहले चमड़ा का सिक्का निजाम भिश्ती ने जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन देखना है। किसके समय में पहली बार लक्ष्मी का चित्रयुक्त सिक्का जारी किया गया? लक्ष्मी जी का चित्रयुक्त सिक्का जो है ये मोहम्मद गौरी के समय में जारी हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि चमड़ा का सिक्का निजाम भिश्ती ने जारी किया। टोकन करेंसी एमबीटी ने मोहम्मद तुगलक ने जारी किया। जबकि एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने संसगनी सिक्का एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया। 44 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। यह जानकारी किस पुस्तक से मिली है? ऑप्शन सी, फो क्यों की से मिली है। फो क्यों की से मिली है और फो क्यों की से मिली है जो गुप्त काल में कौड़ी का सिक्का का प्रयोग होता था। और गुप्त काल में फो क्योंकि जो किसने लिखा? फाहियान जो चीनी यात्री था लिखा था। सियों की ह्वेनसांग ने लिखा था। रेहला इब्न बतूता ने लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा। 45 नंबर, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1957 को। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 अप्रैल 1957। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ 24 जनवरी 1950 को। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा 1862 में जारी किया गया। पत्र मुद्रा 1806 में जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो ऑप्शन ए, इटली का यात्री था। तारानाथ तिब्बती लेखक था जिसने कंगूर पुस्तक लिखा। फाहियान चीनी यात्री था। ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था। मेगास्थनी यूनानी यात्री था। अलमशोदी, महमूद गजनबी जो अरबी ये सब था, ये अरब से ही आया था। एमबीटी भी अरबी ये था। चलिए, चोल काल में प्रचलन मुद्रा कहलाती थी कलंजू। ऑप्शन डी हो जाए। चोल काल में पैसा जो चलता था उसे कलंजू कहते थे। विजयनगर की मुद्रा को पैगोडा कहा जाता था। बाहमनी राज्य की मुद्रा को हून कहा जाता था। और सबसे पहले सोना का सिक्का चला था डेमेट्रियस प्रथम के समय। उस सिक्का का नाम था ड्रम था। चलिए आगे देखना 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किसने लिखा? तो एहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति के द्वारा, ऑप्शन ए, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा पुलकेशिन द्वितीय के समय में। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन ने समुद्रगुप्त के समय में लिखा, क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे है कि निष्क एवं शतमान मुद्राएं चली, तो ये चला था वैदिक काल में। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पैसा जो चलता था उसे टेराकोटा कहते थे, जो पकी हुई मुद्रा का होता था। महाजनपद काल में जो पैसा चलता था उसे हाथ सिक्का कहा जाता था, जिसे कासारपन भी कहते हैं साहित्य में, या पंचमार सिक्का भी कहते थे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखना है
कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता है, तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चांदी के सिक्के को रूपक या रुपये का कहा जाता था। और मौर्य काल की मुद्रा को पन कहते थे, और सबसे पहले सोना का सिक्का जो चला था उसे ड्रम कहा जाता था। चलिए दोस्तों, आपका लगभग 28 मिनट होने जा रहा है। 28 मिनट में हम कोशिश किए पूरा आपका डिस्कशन 50 क्वेश्चन फुल कर दे। डिस्कशन हो गया है, आराम से इसको फुल डिस्कशन को स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको ध्यान रहेगा, कभी नहीं भूल सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आंसर की भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ। वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका भी लिंक हम वीडियो के नीचे में डाल देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है, डिस्कशन में क्या दिक्कत है उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले अब तक पहुँचेगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, थोड़ा जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी पुराइए। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।